हेलो। आज हम ग्लूकोमा सेकंड ओपिनियन स्टोरीज में एक इंटरेस्टिंग केस देखने वाले हैं। एक 22 साल की लड़की ग्लूकोमा ओपिनियन के लिए पेरिफेरल सेंटर से रेफर हुई थी। उसकी कंडीशन ऐसी थी कि उसकी आंख बार बार लाल हो रही थी, हेडेक कंप्लेंट था। जब डॉक्टर ने उसे चेक किया तो उसका विजन नॉर्मल से ड्रॉप हुआ था और आई प्रेशर शूट होके 30-40 में था। उसकी शादी 6 महीने पहले हुई थी। जब उसकी पास मेडिकल हिस्ट्री और सर्जिकल हिस्ट्री पूछी तो उसने कोई भी तरह की गोलियां नहीं खाई थी। अस्थमा के लिए कोई रोटा इनहेलर यूज़ नहीं किया था या कोई भी उसे स्किन प्रॉब्लम नहीं था जिसके लिए वो ऑइंटमेंट लगा रही थी। क्योंकि जब यंग पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मैंने उसके माताजी पिताजी उनको भी चेक किया। उसका एक बड़ा भाई था, उसका भी विजन चेक किया गया, उसका आई प्रेशर चेक किया गया। उनमें कहीं भी फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोमा नहीं थी। उनके आई प्रेशर्स भी नॉर्मल थे। बस इसका ही आई प्रेशर बढ़ा हुआ था और उसका विजन ड्रॉप हुआ था। और उनका बहुत स्पेसिफिक कंप्लेंट था कि सर शादी से पहले उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं थी। अभी एक्चुअली उसके सास ससुर भी उसके साथ थे, तो उनके हिसाब से उन्हें में भी शादी के पहले तकलीफ होगा, लेकिन उन्होंने कभी हमें बताया नहीं, हमें चीट किया गया। तो उनका सुर तो बहुत ही अलग ही था कि पहले दिन से ही इनको तकलीफ हमें फील हो रही है वगैरह वगैरह। मैंने पेशेंट से बात की। पेशेंट काफ़ी रो रही थी, काफ़ी टेंस थी। उसके सास ससुर होने के कारण वो खुल के बात भी नहीं कर रही थी। तो मैंने उसके सास ससुर को रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा बाहर बैठिए। उसके मम्मी पापा को अंदर मैंने बुला लिया और मैंने काफ़ी डिटेल में पूछा कि आपने लास्ट टाइम कब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से चेक करवाया था। तो बोली सर कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, मुझे पूरा क्लियर दिखता था, सब कुछ ठीक था, शादी तक भी ठीक था। लेकिन उसके बाद में 1-2 महीने के बाद में मेरा सर दर्द वगैरह शुरू हो गया, मेरी आंखें लाल होने लगी और मुझे थोड़ा थोड़ा धुंधला लगने लगा। तो ऐसा पहले लगा कि काफ़ी हेक्टिक लाइफस्टाइल हो गया था, घर का काम उसे करना पड़ रहा था, साइड बाय साइड वो जॉब भी कर रही थी। तो वो भी सब होने के कारण, पूरा नींद कंप्लीट नहीं होने के कारण भी शायद वो हो रहा है, ऐसा उसे लगा था। लेकिन जब उसने प्रेगनेंसी प्लान करने का डिसाइड किया तब वो जनरल फिजिशियन के पास गई थी और ये कंप्लेंट कर उन्होंने अपने जनरल फिजिशियन को बताई। जनरल फिजिशियन ने पहले बोला कि आप अपनी आंखें चेक करवा लीजिए क्योंकि वो आंखें बार बार लाल हो रही है और आपको हेडेक भी कंप्लेंट हो रही है। जब ये जनरल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने चेक किया तो रूटीन एग्जामिनेशन में ये पता चला कि उनका आई प्रेशर भी ज़्यादा है और उनके नर्व में डैमेज है, दैट इज सजेस्टिव ऑफ ग्लूकोमा। उन्होंने उसके बाद में पेरीमेट्री ओसीटी डिस्क किया, उसमें भी ग्लूकोमेटिस चेंजेस डॉक्यूमेंट थे। इसलिए उन्होंने सेकंड ओपिनियन के लिए हायर सेंटर को भेजा। हायर सेंटर में ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट ने उनको एग्जामिन किया और उनको सर्जरी एडवाइस किया क्योंकि आई प्रेशर ज़्यादा था, पेरीमेट्री और ऑप्टिक डिस्क में चेंजेस थे और ऑलरेडी वो ऑलमोस्ट ऑल ग्लूकोमा मेडिकेशंस पे थे। मतलब जो आँख में हम दवाई डालते हैं उसकी वजह से अपने आई प्रेशर कम होते हैं। अभी जब हम ग्लूकोमा मेडिकेशंस देते हैं तो उसके कभी-कभी साइड इफेक्ट भी होते हैं, स्पेशली डायमॉक्स के पास। जो ओरल टैबलेट होते हैं उसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम रहता है हाथ पाँव में मुंगिया आना, जिसको टिंगलिंग नमनेस बोलते हैं। दूसरा होता है फ्रीक्वेंटली डायरिया लगना। तो उसकी वजह से भी पेशेंट काफ़ी डिस्टर्ब थी। मैंने पेशेंट को एग्जामिन किया। उस दिन मैं ओटी में होने के कारण पेशेंट को काफ़ी वेट करना पड़ा था। तो पेशेंट को डायलेट करके गोनियोस्कोपी करके सब चेक करने के बाद एक हमें अंदाजा आ गया कि ये प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है। फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव नहीं थी। लेकिन जब मैं उनके सास ससुर से बात कर रहा था तो उनकी सास बार बार अपनी पैर को खुजा रही थी। तो ये सब डिस्कशन होने के बाद में मैंने उनके सास ससुर को अंदर बुला लिया। उनका वही रोना धोना चालू था, मेरे बच्चे का लाइफ उन्होंने खराब कर दिया, इनको पहले से ही पता था, इनको तकलीफ है फिर भी हमें बताया नहीं, अभी सारा खर्चा हम पे आ जाएगा, वो दूसरे हॉस्पिटल में तो काफ़ी खर्चा बोला गया है और अभी ये ग्लूकोमा मतलब क्यूरेबल ही नहीं है, लाइफ टाइम ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मैंने उनको शांत किया।
मैं बोला देखिए पहले तो हम कॉज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहली जो हिस्ट्री मिल रही है उसमें उन्होंने कभी भी किसी को दिखाया नहीं है। मैं भी बहुत सी बार पेशेंट को ग्लोकोमा में कोई भी तकलीफ नहीं होती अंटिल एंड अनलेस इट बिकम्स एडवांस ग्लोकोमा, लेकिन यहाँ पेशेंट एजुकेटेड था और स्पेसिफिक कंप्लेंट दे रहा था कि शादी के बाद में ही ये तकलीफ हो रही थी, और पेशेंट कोई भी तरह की टैबलेट या स्प्रे या ऑइंटमेंट नहीं लगा रहा था। तो मैंने उनके सास को पूछा कि आपके पैर में क्या तकलीफ है, तो वो बोले सर हमारी बहू का तकलीफ है, आप मुझे क्यों पूछ रहे हो और पैर में क्या तकलीफ है। मैं बोला जस्ट मुझे जानकारी चाहिए क्योंकि आप बार बार खुजा रहे हो। तो बोले ऐसा ही कुछ तो भी है, स्किन प्रॉब्लम। मैं बोला ठीक है क्या है, वो नाम लेने को तैयार नहीं थे उनके डिसीज का। मैं बोला ठीक है मत बताइए क्या है, लेकिन इसके लिए कुछ आप ट्रीटमेंट करते हो, कुछ लगाते हो। हाँ बोले एक मलहम लगाती हूँ। मैं बोला तो आंटी आपके पाँव के काफी नीचे वो जो तकलीफ है वो है, तो आप झुक के कैसे उसको लगा रहे हो, क्योंकि आपका वेट काफी ज्यादा है, आपका पेट भी काफी बाहर आया हुआ है, तो झुक के पाँव को लगाना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो आप कैसे लगाते हो। बोले नहीं कभी उसके हस्बैंड लगा के देते हैं और अभी बहू आने से तो बहू ही लगा रही है। मैं बोला मैं वो ऑइंटमेंट दे सकता हूँ क्या, तो उन्होंने व्हाट्सएप पे वो मंगा दिया जो ऑइंटमेंट लगाते थे, तो उसमें स्टेरॉइड था। और जब से शादी हुई थी तब से उनकी बहू ही उनके पैर को लगा रही थी, तो इमीडिएटली उनका डायग्नोसिस वहां स्ट्राइक हो गया कि दिस इज स्टेरॉइड इंड्यूस ग्लोकोमा। अगर उनके नर्व में डैमेज नहीं होता तो ये ऑक्यूलर हाइपरटेंशन बोला जाता, लेकिन ऑलरेडी पेरीमेट्री और ग्लोको अपने ओसीटी में ऑलरेडी ग्लोकोमेटस डैमेज थे। तो मैंने उनके सास ससुर वो पेशेंट को भी सामने बिठाया और उनको एक्सप्लेन किया कि ये स्टेरॉइड रिस्पॉन्डर का केस है। अभी वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे क्योंकि उनके हस्बैंड भी लगाते थे, उनको तकलीफ नहीं था। मैं बोला कि ये इंडिविजुअली अलग अलग लोग रहते हैं जिनका रिस्पॉन्स स्टेरॉइड को अलग अलग रहता है, तो कभी ये टैबलेट के थ्रू होता है, कभी वो इनहेलर के थ्रू होता है, तो कभी कभी आई ड्रॉप्स के थ्रू भी स्टेरॉइड रिस्पॉन्स हो सकता है। तो इनको जो हुआ था, जो ऑइंटमेंट वो लगा रहे थे उसके कारण ये स्टेरॉइड रिस्पॉन्स हुआ था। तो मैंने उनको एक एडवाइस की कि अगर आपको लगाना ही है तो ग्लोव्स लगा के कीजिए, या फिर एक महीने के लिए कम से कम आप उनको मत लगाने दीजिए। सब लोग एग्री हो गए। हमने पेशेंट का क्लोज फॉलोअप रखा। धीरे धीरे उनके आई का प्रेशर कम होने लगा। जो प्रेशर कॉन्स्टेंटली 30-40 रहता था वो धीरे 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 करके करके बिलो 20 आने लगा। हमने टैबलेट डायमोक्स बंद कर दी, स्टेप बाय स्टेप ग्लोकोमा के आई ड्रॉप्स बंद करना शुरू कर दिया, और ऑलमोस्ट आफ्टर 2 to 3 months उनका आई प्रेशर नॉर्मल रेंज में आ गया। जो ग्लोकोमा डैमेज उनका ऑलरेडी था वो तो वैसे ही था, लेकिन विथ हेल्प ऑफ अ ग्लासेस उनका विजन ऑलमोस्ट 6-9 तक जा रहा था। इन बिटवीन ये स्टेरॉइड के कारण उनको एक छोटा सा सेंट्रल डॉट आया था लेंस पे, जिसको हम पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरेक्ट बोलते हैं, लेकिन इट वाज वेरी स्मॉल, लेस देन 5%। उनको उससे इतना दिक्कत नहीं हो रहा था। तो हमने पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप रखा और ये पेशेंट को हमने एज अ स्टेरॉइड रिस्पॉन्डर करके डायग्नोस किया, और पेशेंट आगे जाके उन्होंने उनकी प्रेगनेंसी भी हुई, उनको एक अच्छी लड़की भी हुई, और वो रेगुलर लास्ट 3 ईयर से हमारे साथ फॉलोअप रख रही है। अभी ये केस से हमें सीखने वाली बात एक है कि आप भले खुद स्टेरॉइड यूज नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप वो एप्लीकेशन दूसरे को भी कर रहे हो तो वो आपके स्किन के थ्रू एब्सॉर्ब हो सकता है, और जो लोग स्टेरॉइड के लिए रिस्पॉन्डर है उनमें आई प्रेशर बढ़ सकता है।